नमस्कार। मैं भाग्यश्री पाटिल आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम पाठ 7वां खुला आकाश यह पूरक पठन है पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक है कुंवर नारायण। देखते हैं परिचय। जन्म 1927 फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। गद्य संबंधी। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। तो छात्रों, बढ़ते हैं पाठ की तरफ। डायरी का पहला पन्ना है, उसका शीर्षक है अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। यह पन्ना 10 मार्च 1998 में लिखा है। इसका मतितार्थ यह है बच्चों, प्रस्तुत डायरी विधा में लेखक द्वारा अलग अलग दिन लिखे गए। इस पन्ने में व्यक्त करते हैं कि व्यक्ति की हृदय की दुनिया बाहरी दुनिया से बड़ी होती है। अंदर की दुनिया का मतलब है हृदय की दुनिया। यदि व्यक्ति चाहे तो वह अपने मन की दुनिया को समृद्ध बना सकता है। देखते हैं दूसरा पन्ना, उसका शीर्षक है मकान पर मकान। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है, इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे है। लद-फद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़, जो एक सकरी गली में फंसी हुई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखाई देती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं। बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हैं या चूं चूं की आवाजें निकाल सकते हैं। मैं ऐसी सैकड़ी गली और तंग गली में मकानों के
एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। यह पन्ना लिखा है 10 मार्च 1998। इसका मतितार्थ यह है बच्चों, लेखक व्यक्त करते हैं, बड़े दुख से व्यक्त करते हैं कि जिस गली में वे रहते हैं वहाँ एक आसमान है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, और हमारे शहरों का बहुत ही बुरा हाल है। चारों ओर मकान ही मकान दिखाई देते हैं। कंक्रीट से इस जंगल के पर्यावरण की हानि हो रही है। यह भावना कुंवर नारायण जी ने इस पन्ने में व्यक्त की है। बच्चों, बढ़ते हैं दूसरे पन्ने की तरफ। उसका शीर्षक है सही साहित्य। सही साहित्य और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आँख से नहीं। बच्चों, सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी है पर कितनी महत्वपूर्ण है देखिए। इसका मतितार्थ है, लेखक के अनुसार सही साहित्य कौन सा? तो वो कहते हैं कि सही साहित्य वही है जिसे व्यक्ति अपनी दोनों आँखों से देखता है, हमारे दिलो दिमाग के आँखों से देखता है, और दिलो दिमाग की आँखें खोलने वाला साहित्य वो सही साहित्य है। बच्चों, 3 शीर्षक हमने देखे हैं, अंदर की दुनिया, मकान पर मकान और सही साहित्य। इन परिच्छेदों में आए हुए शब्दार्थ देखते हैं। अंदर की दुनिया का मतलब मन की दुनिया, आज़ादी यानी स्वतंत्रता, निर्जीव यानी जिसमें जान न हो। मकान पर मकान में से शब्द सैकरी यानी पतली, सैकरी गली, पतली गली। झांकना मतलब देखना, लथपथ मतलब अव्यवस्थित। छात्रों, यह शब्दार्थ अपने कापियों में लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे पन्ने की तरफ। शीर्षक है जाने खुद को। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते हैं। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहने वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। बच्चों, ऊपरी परिच्छेद का मतितार्थ है, लेखक कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को एक जगह पर बैठकर स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। आत्मचिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आत्मचिंतन पर भार देते हुए वो आत्मचिंतन करने में हमें प्रेरित करना चाहते हैं। यह पन्ना 12 नवंबर 1998 में लिखा है। बढ़ते हैं, सिर्फ मनुष्य होते हैं। शीर्षक है सिर्फ मनुष्य होते। कुछ लोग
सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लक्कड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गायें होती है और कुछ नहीं, और उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। छात्रों, 7 अगस्त 1999 को यह पन्ना लिखा गया है। इसका मतितार्थ है, लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य के पास मनुष्यता होनी चाहिए। आधुनिक सभ्यता के इस युग में व्यक्ति जानवर बनता हुआ प्रतीत होता है। लेखक समाज में मनुष्यता और समानता चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे के पाठ्यांश की तरफ, जिसका शीर्षक है लुका छिपाकर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी है? छात्रों, लेखक कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन को खुले ढंग से जीना चाहिए। कई लोग अपने जीवन में चीजों को लुका छिपा कर रखते हैं। ऐसे करना गलत होता है। वे कहते हैं, वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों कि उसे छिपाना जरूरी लगे। सच्चाई का महत्व कहने वाला यह लुका छिपाकर जीने वाला पन्ना है। बढ़ते हैं आगे के पाठ्यांश की तरफ, जिसका शीर्षक है जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उसे क्या पाता हूँ? ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है। उम्र के किसी भी मोड़ पर वो हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। लेखक सकारात्मक दृष्टिकोण जगाना चाहते हैं। उम्र बढ़ती है मतलब जीना बंद तो नहीं हुआ है। मृत्यु तब हो या अब, परोपकार करने में ही जीवन की सार्थकता होती है,
ये बहुत बड़ा संदेश इस पन्ने से दिया है। छात्रों, देखते हैं शब्दार्थ। जाने खुद को। आत्मचिंतन यानी स्वयं के बारे में विचार करना। हस्तक्षेप यानी दखलंदाजी। प्रतिरूप यानी प्रतिबिंब। पन्ना है सिर्फ मनुष्य होते। गोजर यानी कन खजूरा। लक्कड़बग्घा यानी भेड़िए की जाति का एक प्राणी। धूर्त यानी कपटी। पन्ना शीर्षक है लुका छिपा कर जीना। चारित्रिक यानी चरित्र से संबंधित। जीने का अर्थ। चैतन्य यानी जागरूक। अविभाज्य यानी अभिन्न। चेष्टा यानी प्रयास। छात्रों, यह शब्दार्थ अपने कापियों में जरूर लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पाठ्यांश की ओर, जिसका शीर्षक है दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लथपथ, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। छात्रों, यह पन्ना 12 जून 2003 में लिखा है। इसका मतितार्थ है दिल्ली शहर की अवस्था। दिल्ली शहर की अवस्था यानी पायदान की तरह है। इस परिच्छेद से हमें सजग करने का प्रयास लेखक महाशय ने किया है। शहरों की अवस्था सुधारने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया है। बढ़ते हैं बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। क्या खूब कहा है छात्रों। इस पाठ्यांश में लेखक ने मनुष्य का सहज स्वभाव दर्शाया है। हम शौक से जो करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, और जो नहीं करना चाहते उसके लिए हम हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। जनवरी 2006 में यह लिखा है। बढ़ते हैं अपने से बहस। बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए। उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। बच्चों, व्यक्ति को स्वयं से बहस करना जरूरी है। स्वयं से परिचर्चा करनी चाहिए, ताकि इससे जीवन में शांति बनी रहती है। और दूसरों से बहस से बस हाथ में झगड़ा बाकी रहता है। अगली डायरी का पन्ना है चीजों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा। फिलहाल उसकी एक निष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है।
इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में मैं हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदलते हैं। गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। छात्रों, आधुनिक सभ्यता के इस युग में व्यक्ति चीजों का गुलाम बन गया है। यह अच्छी बात नहीं है। चीजें व्यक्ति की जरूरतें पूरी करने के लिए होती है। यह तथ्य मनुष्य को समझना चाहिए। यह अमूल्य संदेश कुंवर नारायण जी ने इस डायरी के माध्यम से हमें दिया है। बच्चों, अब देखते हैं शब्दार्थ। दिल्ली में रहना, उसमें शब्द है चलायमान। चलायमान का मतलब चलता हुआ। अपने से बहस, बहस का मतलब वाद विवाद। चीजों की गुलामी, फिलहाल मतलब तत्काल, अभी, एकनिष्ठ, एक के ही ऊपर निष्ठा रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला। गुलाम यानी सेवक। धन्यवाद।